तो फ्रेंड्स आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली पिछला सेशन मतलब जब मैं क्लास ले रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो कुछ लैपी के अंदर कुछ एरर आ गया था जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो मुझे वो लेक्चर वहाँ रोकना पड़ा। खैर मतलब पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ। मतलब एक दो बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने पूरा लेक्चर ले लिया और बाद में मैंने नोटिस किया कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया। ठीक है, एक बार लैपी के अंदर स्पेस खत्म हो गया था, तो कुछ ऐसे इस बार भी होने लगा था। खैर चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम रिवाइज कर रहे हैं। एक समरी लेक्चर है जिसमें आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ चैप्टर वर्क एंड हीट ट्रांसफर, चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद मतलब पहले ही मैंने सोचा था कि लेक्चर को दो भागों में डिवाइड करूंगा, एक में आपको वर्क ट्रांसफर पढ़ाऊंगा और एक में हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा। तो 2 का 3 हो गया। पहला एक सेशन वो था, अब ये दूसरा है, और इसके बाद तीसरे सेशन में आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा। खैर बहुत ही छोटे छोटे सेशंस रहने वाले हैं। तीनों की ड्यूरेशन मुझे नहीं लगता कि मिला के 1 और से ज़्यादा की बनेगी। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। ये सारा हम पीडीवी वर्क तक हम कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद पीडीवी वर्क की मैं अलग अलग टाइप्स, आपको अलग अलग केसेस में फॉर्मूले क्या होते हैं वो मैं आपको बताने लगा था। तो जैसा कि हमने बात करा था कि डी बार डब्ल्यू, क्लोज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल वर्क डन, पीडीवी वर्क की वैल्यू क्या होगी, इन दैट विल पीडीवी। ठीक है, पीडीवी वर्क की क्या वैल्यू होगी, पीडीवी। ठीक है, तो टोटल वर्क डन जब आपका सिस्टम फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 जाएगा, टोटल वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 2 डी बार डब्ल्यू। ठीक है, ये आ गया 1 टू 2 पीडीवी। अब इसकी वैल्यू हम अलग अलग केसेस में निकाल के देखेंगे। जैसे सबसे पहला आइए हम देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जिसके अंदर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ऐसे में मतलब अब आप देखेंगे कि जो वर्क है दैट्स इंटीग्रल ऑफ पी डी वी फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीवी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, पी इन डीवी का इंटीग्रल आ गया वी फ्रॉम 1 टू 2, तो ये आ गया पी वी टू माइनस वी वन, ये चीज पी वी टू माइनस वी वन। समझ आ रहा है? ठीक है, सो दैट्स अ फॉर्मूला फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जब प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, सिस्टम आपका स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, तो पीडीवी वर्क क्या होगा, दैट विल बी प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब यहां पर आप गौर करोगे क्लियरली, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगी कि V2 ज्यादा है V1 कम है। तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड कर रहा है, जब सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है। ये चीज आपको यहां तक समझ आ रही है? ठीक है, तो जब भी सिस्टम एक्सपैंड करेगा वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंप्रेस, हम सिस्टम को कंप्रेस करेंगे, वर्क डन इट विल बी नेगेटिव। ये चीज आपको क्लियर होगी? ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या जिसे बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये सबसे सिंपल। अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी डीवी होता है, डीवी की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, वर्क डन क्या होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पीवी क्या है, कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट इज कांस्टेंट। मतलब आगे चल के आपको पता चलेगा कि ऐसा होता है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, हम सभी जानते हैं पीवी का फॉर्मूला क्या है, एम आर टी। अब आपने आइडियल गैस ली हुई है, कुछ पर्टिकुलर मास है उसकी, उस पर्टिकुलर गैस के लिए आर की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है। अब अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में एमआरटी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ आ रही? तो उस केस में मतलब हमारा पीडीवी वर्क क्या होगा, दैट्स एक्सट्रीमली सिंपल। डी बार डब्ल्यू इसकी वैल्यू है पीडीवी, और ये प्रेशर क्या हो जाएगा, पीवी कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कांस्टेंट इनटू डीवी बाय वी। तो जब आपको मतलब वर्क डन निकालना होगा, ठीक है, तो डी बार डब्ल्यू, जो प्रॉपर वर्क डन क्या होगा फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ पी डीवी फ्रॉम 1 टू 2।
आप इसके अंदर सिंपली वैल्यू पुट करेंगे सी डी वी बाई वी फ्रॉम 1 to 2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी वी बाई वी इसका इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ वी फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी नेचुरल लॉग v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1, ठीक है। सो दैट विल बी सी नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाय v1। ये चीज समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये आ गया, तो ये आ गया। उसके बाद पी वी नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाय v1, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। एंड पी वी, ठीक है, मतलब यहां पर आपका p1 v1 भी हो सकता है, यहां पर आपका p2 v2 भी हो सकता है, v2 बाय v1, ठीक है। तो p1 v1 भी हो सकता है, p2 v2 भी हो सकता है। यहां पर आप mrt भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाय v1। या फिर अगर आप चाहें, क्योंकि p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 है, ठीक है, तो v2 बाय v1 ये p1 बाय p2 बन जाएगा, p1 बाय p2, ठीक है। तो ये आ जाएगा p1 v1 नेचुरल लॉग ऑफ p2 बाय p1, ये चीज इज इक्वल टू p2 v2 नेचुरल लॉग ऑफ p2 बाय v1। तो बहुत सारे वेरिएशंस इस फॉर्मूले के, बहुत सारे वेरिएशन निकल आते हैं। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें pv रेज़ टू पावर n कांस्टेंट है। जैसे अभी भी आपको बताया गया था कि pv कांस्टेंट है, यहां पर क्या है, pv रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अभी आप पी के नाग जी की किताब पढ़ोगे तो आपको pv रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है। बाद में आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस मतलब दो तरह के हो सकते हैं। एक तो जिसमें pv रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट है, जहां पर n कोई भी कांस्टेंट नंबर है, दैट्स कॉल्ड अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और आपको पता चलेगा कि दूसरा प्रोसेस होता है pv रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी तरह का कोई हीट इंटरेक्शन नहीं है, हीट इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो pv रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट या pv रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर pv रेज़ टू पावर n कांस्टेंट है देन इट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अगर pv रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट है देन इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से वर्क डन उसी तरह से निकलता है, डी बार डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सी डिवाइडेड बाय वी रेज़ टू पावर एन, यानी सी वी रेज़ टू पावर माइनस एन। तो आप यहाँ पर डी बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी रेज़ टू पावर माइनस एन डी वी, ये चीज। तो आपको जब टोटल वर्क निकालना होता है, टोटल वर्क आपको निकालना होता है, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली इंटीग्रल ऑफ सी वी रेज़ टू पावर माइनस एन डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू सी बाहर आ गया वी रेज़ टू पावर माइनस एन डी वी, ये 1 से 2 तक जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये 1 से 2 तक जा रहा है। और उसके बाद फिर हमारे पास जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, वी रेज़ टू पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन आ गया, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम 1 to 2, तो ये आ गया हमारे पास c, यहाँ पर आ जाएगा वी रेज़ टू पावर 1 माइनस एन बाय 1 माइनस एन, ये आएगा v2 माइनस v1 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या चीज है कि n जो है वो 1 से जनरली बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हम इस टर्म को रिवर्स कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर और अंदर, सो इट बिकम्स c, ये आ जाएगा v1 1 माइनस एन डिवाइड बाय एन माइनस 1 और माइनस v2 1 माइनस एन डिवाइड बाय एन माइनस 1, ये चीज। मतलब अगर आप चाहें तो c बाय एन माइनस 1 इसको आप बाहर ले सकते हैं और कांस्टेंट को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, c v1 1 माइनस 1 माइनस c v2 1 माइनस एन, ये चीज, ये इस तरह से समझ आ रहे, ठीक है। तो अब आप इसे फर्दर जब सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं p1 v1 रेज़ टू पावर n, यहाँ पर आप लिख सकते हैं p2 v2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर है v1 रेज़ टू पावर n, यहाँ पर है v1 रेज़ टू पावर 1 माइनस n, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये चीज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। जहां पर आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसे बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n, आगे चल के धीरे धीरे हम करेंगे, ठीक है। और वहीं पर अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें n की जगह गामा आ जाएगा,
सो द वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर्मूला सेम रहेगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक? ये चीज क्लियर हो रही है यहां तक? ठीक है, तो ये आपका ये हमने मतलब ये वर्क डन कर लिए, ठीक है। उसके बाद ना मतलब इनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्राफ के ऊपर प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि ग्राफ पे आप इन प्रोसेसेस को किस तरह से दिखाते हैं, ग्राफ पर आप इन प्रोसेसेस को किस तरह से दिखाते हैं, तो मैं उसका भी तरीका आपको बताता हूं। बेसिकली क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया प्रेशर, ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर आपको प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर आपको कर्व दिखानी है, सो दैट विल बी प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट कर्व आ गया। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट कर्व आपको दिखाना है तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कर्व आ गया। इसमें आपको कोई डाउट है आप बोलो, कोई डाउट नहीं होगा। इसमें आपको नजर आ रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें आपको नजर आ रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है, ठीक है। अब आप गौर करिएगा एक छोटी सी चीज, PV रेज़्ड बाय n इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो PV रेज़्ड बाय n इज इक्वल टू कांस्टेंट की टर्म्स में, तो n की क्या वैल्यू रखोगे आप? हर बच्चा जानता है n की क्या वैल्यू रखोगे, 0, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो PV रेज़्ड बाय 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बेसिकली क्या है, PV रेज़्ड टू पावर PV रेज़्ड बाय n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। जहां पर n की वैल्यू क्या है, 0 है। n की वैल्यू क्या है, 0। यहां तक समझ आ रहा है? आइए एक और चीज देखते हैं, ठीक है। PV रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, P रेज़्ड टू पावर 1 by n V इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट रेज़्ड टू पावर 1 by n आ जाएगा, ये आ जाएगा कोई दूसरा कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? अब ध्यान से देखिए, अगर आपको वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट दिखाना है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी यहाँ पे, मतलब ये जो पूरी टर्म है इट मस्ट बी 1, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट की जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, C2 है वो, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन बनानी है, तो ये P रेज़्ड टू पावर यहाँ पर 0 होना चाहिए, यानी कि n की वैल्यू में क्या लूंगा, इन्फिनिटी लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, n को इन्फिनिटी लोगे 1 by n 0 हो जाएगा, प्रेशर रेज़्ड टू पावर 0 1 हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट को अगर आपको दिखाना है PV रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट इस फॉर्म में, तो n की वैल्यू आप क्या लोगे, इन्फिनिटी, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ना इससे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है, आगे चल के पढ़ेंगे, एक्चुअली बाद के टॉपिक्स है, थोड़ा अभी बुक में एक टच पहले दे रखा है तो मैं अभी बता रहा हूँ, इस्तेमाल बाद में होंगे तब और डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली क्या चीज है, ये इधर से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन है, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन है। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें n की वैल्यू 0 होती है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, P रेज़्ड टू पावर 1 by n इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट की जगह मैं C डैश कर देता हूँ ताकि कोई बच्चा बोले ना कि सर ये दोनों सेम कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक समझ आ रहा है? अब कई बार ना ग्राफ्स कंपेयर करने होते हैं कि n की वैल्यू कंपेयर करनी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये आ गया n की वैल्यू 1, ये आ गया n की वैल्यू 2, ठीक है। ये आ गया n की वैल्यू 3, या फिर यहां पर आ जाएगा n की वैल्यू सपोज कीजिए 1.4, ठीक है। इस तरह से चीजें चल रही हैं। इनका जो यूज है वो आपको थोड़े मतलब कुछ चैप्टर्स बाद समझ आएगा कि ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ और क्यों पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, जैसे ये तो इधर इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ हो सकता है कभी कंपेयर करने वाली कर्व ऊपर की तरफ जा रही हो, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा एंड विल गेट कर्व्स लाइक दिस, कुछ इस प्रकार। ये यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, इस तरह से चलेगा। ये डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये कर्व जो है ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट है, पर हम इसे अभी नहीं, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, अगर टाइम है
तो प्लीज़ आप मोबाइल ऐप पे जाके आप थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, ज़रूर ही आपको काम करना है, ठीक है। वो 40 आवर्स का कोर्स आपका, मतलब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमने पढ़ रखा है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हमें मालूम है, ठीक है, मतलब वी नो कि वो क्या चीज़ है और हमारा बहुत अच्छा है, हम सारे क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। स्टिल मैं उन्हें कहता हूँ भाई सिर्फ 40 घंटे की बात एक बार कर लो, ठीक है। और जब वो करते तो वो बोलते हैं सर अब समझ में आया कि मतलब हमारा रैंक एक लेवल पे आके क्यों रुक गया था, ठीक है। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स है क्या, यू विल फॉल इन लव विद इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। इट्स जस्ट 40 आवर्स, सिर्फ 40 घंटे की बात है। तो आइए, ये हमने कर्व्स भी कर लिए, ठीक है। अब आइए अगला जो टॉपिक है दैट्स इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम ये बेसिकली क्या चीज है? बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम इट इज अ ट्रेस, इट इज अ ट्रेस मेड बाय अ रिकॉर्डिंग प्रेशर गेज। एक तो प्रेशर गेज होती है जो प्रेशर बताती है, एक रिकॉर्डिंग प्रेशर गेज होती है जो प्रेशर रिकॉर्ड कर रही है एक बेसिकली पेज के ऊपर, ठीक है। मतलब मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ बहुत ज़्यादा, कि बेसिकली जैसे प्रेशर गेज की सुई निडल हिलेगी विद द हेल्प ऑफ अ लिंक, यू कैन से हमने उसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इन सच वे कि जब प्रेशर गेज हिलती है तो देयर इज अ पेंसिल जो ग्राफ के ऊपर ऊपर नीचे चलेगी, और जैसे पिस्टन आगे पीछे होगा तो वो ग्राफ का जो पेज है वो भी आगे पीछे होगा। समझ आ रहा है? प्रेशर कम ज्यादा होगा तो पेंसिल ऊपर नीचे चलेगी, और जब पिस्टन आगे होता है और पीछे होता है तो वो पेज भी आगे और पीछे होगा। एक्चुअल में जो सेटअप है उसमें एक ड्रम होता है जो घूम रहा होता है, ठीक है, पर अभी मुझे पता है आपके लिए समझने के लिए ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली वी हैव समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रोक लेंथ कह सकते हो आप, या पिस्टन की पोजीशन आप कह सकते हो। तो बेसिकली क्या चीज़ है, जैसे पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है तो ये पेंसिल इस तरह से आई, फिर अंदर की तरफ आ रहा है पेंसिल इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम तैयार हो गया, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, इस तरह से ये कर्व जो है बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेंसिल लगी हुई है, पेंसिल प्रेशर बढ़े कम होगा तो नीचे जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा तो वापस ऊपर जाएगी। पिस्टन जब आगे जा रही है, क्या आप नोटिस कर पा रहे हो, पिस्टन सबसे पीछे है, जैसे से आगे जा रहा है हवा कंप्रेस हो रही है, प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। फिर पिस्टन पीछे जा रहा है तो प्रेशर क्या है, घट रहा है, ठीक है। और आपने एक चीज और नोटिस करी, मतलब यहाँ पर मतलब इट कैन बी कंपेयर्ड टू अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है, क्योंकि पिस्टन जब आगे पीछे जा रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन दैट्स वॉल्यूम। तो ये एक पीवी डायग्राम बन जाएगा जिसका जो एरिया है, एरिया दैट विल गिव यू द आइडिया ऑफ वर्क डन। ध्यान रखिएगा पीवी डायग्राम पर, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल दैट्स वर्क डन बाय द साइकिल। साइकिल एक साइकिल के अंदर मतलब कितना काम कर रही है, दैट्स दिस एरिया, वो है ये वाला एरिया, ये चीज समझ आ रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। सिंपली मतलब ये एक सिलेंडर है हमारा, ये इसमें एक पिस्टन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक इंडिकेटर गेज आपने लगा दी है, ठीक है, और यहाँ पर एक पिस्टन है, अब प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर उठेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक लिंक मैकेनिज्म है जिससे मतलब ये लिंक की मदद से यहाँ पर आपने एक पेंसिल जोड़ के, मैं पी लिख रहा हूँ, अब प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो पिस्टन है इंडिकेटर गेज का ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर स्प्रिंग लगा होगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो पेंसिल ऊपर जाएगी। अब प्रेशर जब रिलीज होगा तो पेंसिल नीचे जाएगी, लाइक दैट। और आप ये इमेजिन कीजिए कि हमने कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा है कि यहाँ पर मतलब इसके साथ एक पेज जुड़ा हुआ है, पिस्टन आगे जा रहा है पेज भी आगे जा रहा है, पिस्टन पीछे जा रहा है पेज भी पीछे जा रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक ड्रम होता है, एक ड्रम होता है जो गोल घूमता है, ठीक है, पिस्टन आगे जाएगा वो ऐसे घूमेगा, पीछे जाएगा तो ड्रम ऐसे घूमेगा, ठीक है। वो ड्रम के घूमने की वजह से मतलब ये डायग्राम आपके पास बन जाता है सारा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया एनक्लोज बाय द कर्व है ऑन अ पीवी डायग्राम दैट्स बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट साइकिल, ये चीज, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब हम एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं प्रेशर की, एंड दैट्स कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। अब उसकी कहानी क्या है मीन इफेक्टिव प्रेशर की, आप जानते हो कि पीडीवी दैट्स वर्क डन,
इज इक्वल टू क्या होता है पी डीवी, ठीक है, डीवी पी डीवी, ये बेसिकली डीवी क्या चीज है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब ये क्या आ गया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ, पिस्टन कितना मूव कर रहा है, ये चीज समझ आ रहा है। तो बेसिकली क्या चीज है, एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक लेंथ। सो ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है यहाँ पर, दैट्स व्हाट इज नोन एज मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। समझ आ रहा है आपको। ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट पर साइकिल। ये एरिया ऑफ पिस्टन, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये आगे स्ट्रोक लेंथ, तो ये पूरा हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम आ गया, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन। ये इस फॉर्मूले में जो ये प्रेशर आ रहा है, दैट्स मीन इफेक्टिव प्रेशर। वो क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो रही है, ठीक है। आप अगर चाहें तो डायग्राम से भी मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फॉर्मूला है, दैट इज एरिया ऑफ डायग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डायग्राम मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है। जहां पर के क्या चीज है, के इज इंडिकेटर स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। इस यूनिट के अंदर, मतलब न्यूटन पर सेंटीमीटर के अंदर इसकी वैल्यू होगी। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। सो दैट्स अवर मीन इफेक्टिव प्रेशर। गौर करिएगा कि यहां पर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया और पिस्टन लिया, और यहां पर ये क्या है, इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ डायग्राम, ये है लेंथ ऑफ डायग्राम, ये लेंथ ऑफ डायग्राम। ये चीज क्लियर हो रही है यहां तक, ठीक है। अब ना मैं यहां तक अगर पहुंच गया तो थोड़ा सा मुझे लगता है मैं आपको और आगे बता दूं, क्योंकि ये सेम यही वाला टॉपिक जो है, ये मैं आपको इंटरनल कंबशन इंजन में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चीजें ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है, मैं जिस तरह से नाग जी की ने अपनी किताब में दिया वैसे नहीं बता रहा आपको, जिस तरह से आपको एग्जाम में यूज करना है वैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है PLAN के डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो ये सॉरी, ये है हमारा पावर का फॉर्मूला, पावर प्रोड्यूस, ठीक है। ये क्या है, P मीन इफेक्टिव प्रेशर, L है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है, N है नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स, N क्या है, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर मिनट। अब अगर तो ये 2 स्ट्रोक इंजन है तो N की वैल्यू कैपिटल N होगी, जो कि आरपीएम में है, ठीक है। और अगर ये 4 स्ट्रोक इंजन है तो N की वैल्यू होगी कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही। अब ये बेसिकली क्या है कि जितनी रोटेशंस होंगी उतने ही पावर स्ट्रोक होंगे 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर, पर जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसके अंदर 2 रेवोल्यूशंस के अंदर एक बार पावर रिलीज होती है, ठीक है, एक बार स्ट्रोक के अंदर। ये चीज समझ आ रहा है आपको। नोट्स वोट्स सब मिल जाएंगे मेरे मोबाइल ऐप पे, चिंता ना करो। वैसे अगर नोट साइड बाय साइड बना रहे हो बहुत अच्छा है, पर नहीं तो सब मेरी मोबाइल ऐप पे तुम्हें सब मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे सब मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे सब मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। सो ये अब यहाँ पर जो पावर होगी वो वॉट्स में होगी। अब अगर आपको किलोवाट में चाहिए, किलोवाट में, तो आप यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके बुक में अगर यही फॉर्मूला दे रखा है और पावर किलोवाट में है, यानी कि जो प्रेशर है वो किलो पास्कल में, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। इन छोटी छोटी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर द पावर जो इंजन के अंदर पैदा हो रही है। अब जैसे वो व्हील्स तक पहुंचती है, पहिए तक पहुंचते, देयर इज सम पावर लॉस, ठीक है। तो जो इंजन के अंदर जो पावर पैदा हो रही है, दैट्स कॉल्ड इंडिकेटेड पावर, और जो पावर व्हील्स तक पहुंचती है दैट्स कॉल्ड ब्रेक पावर, या जो इंजन की शाफ्ट से हमें मिल रही है दैट्स कॉल्ड ब्रेक पावर, ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर जो है वो ज्यादा है, और ब्रेक पावर जो हमें मिल रहा है वो कम है, बिकॉज ऑफ बीच में जो फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहे हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस जो हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, एफिशिएंसी भी होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, ठीक है, दैट्स ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, ठीक है। ब्रेक पावर जो आपको मिल रहा है, इंडिकेटेड पावर जो वहां पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो है, ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर, दैट गिव्स यू एफिशिएंसी ऑफ इंजन, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, मैकेनिकल वाला,
ठीक है ना, समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ब्रेक पावर का आगे फर्दर एक फॉर्मूला है, ठीक है। ब्रेक पावर इज इक्वल टू जो इंजन का टॉर्क है, टॉर्क जो हमें शाफ्ट में मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, या फिर 2 पाई एन टी बाय 60, ठीक है। सो दैट गिव्स अस ब्रेक पावर, ठीक है। टॉर्क वो है जो हमें शाफ्ट पे या व्हील पे मिल रहा है, और 2 पाई एन, एन इज द आरपीएम, आरपीएम को 60 से डिवाइड करोगे, यू गेट रोटेशंस पर सेकेंड। एक पूरा चक्कर जो होता है वो 2 पाई रेडियन का होता है, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एन बाय 60 आ जाएगा कि एक सेकंड में कितने रेडियंस कवर कर रहा है, थीटा एंगल आ जाएगा। एंगल को टॉर्क से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट विल गिव यू वर्क डन पर सेकंड, एंड दैट्स पावर। समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पूरा मतलब इंडिकेटर डायग्राम के बारे में हमने पूरा कर लिया, ठीक है। राजीव, एक लेक्चर अगर समझ आ रहा हो तो मतलब लाइक तो कर ही सकते हो, और नीचे कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा, कोई आपको इम्प्रूवमेंट का कुछ नज़र आता है उसको प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मेंशन करना। अगर लेक्चर ने आपकी हेल्प की है प्लीज़ रिक्वेस्ट है नीचे कमेंट्स में मेंशन करना, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर के लिंक को ज़रूर शेयर करनी, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, जो आपको बेसिकली मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने में। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मतलब मेरे को एक पेड कोर्स ले रखा है, आप वो दोस्तों को बांट रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करना। पर जो हमारे बहुत सारे जो फ्री कंटेंट है वो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा, एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, ठीक है। अब आइए और आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के अंदर दुनिया जहाँ के मतलब अलग अलग तरह के वर्क अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें से मतलब मैकेनिकल वर्क बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। पीडीवी वर्क बहुत ज़्यादा यूज होता है, पीडीवी वाला जो वर्क है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्क। और मतलब इसकी जो टाइप्स हमने पढ़ी एडियाबैटिक के केस में, आइसोथर्मल के केस में, पॉलीट्रॉपिक के केस में, वो सारी चीज़ें मतलब इस्तेमाल होंगी, ठीक है। अब कुछ और भी तरह के वर्क हैं जो इस्तेमाल होते हैं हमारे थर्मोडायनामिक्स में ही कह रहा हूँ। जैसे कई बार आपके पास गीजर के क्वेश्चन आते हैं कि गीजर कितना पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहला एक और वर्क मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट्स इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब एक रेसिस्टेंस है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, हीट बाहर निकल रही है, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन या पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वीई इनटू आई। वी क्या है, वोल्टेज। नाग साहब ने अपनी किताब में वी की जगह ई लिखा हुआ है, कैपिटल ई, ईएमएफ में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड आई इज द करंट जो रेसिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, देन द वर्क डन इट इज नेगेटिव। और जब सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, जब सिस्टम काम कर रहा है उसमें से वर्क बाहर निकल रहा है, देन वर्क डन इज पॉजिटिव। अब रेसिस्टेंस के केस में, ठीक है, मतलब आप रेसिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, आप करवा रहे हो, यू आर पेइंग समथिंग टू डू दैट, ठीक है, बिजली का बिल आएगा, ठीक है ना, तो आप करवा रहे हो, ठीक है, सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है। सो द वर्क डन इन दैट केस इट विल बी नेगेटिव। ध्यान रखिएगा जब भी आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो वर्क डन नेगेटिव होगा। जब सिस्टम खुद काम करेगा अपने आप, ठीक है, देन द वर्क डन दैट विल बी पॉजिटिव। जब सिस्टम इतना कैपेबल हो कि वो वेट को उठवा सके। अब एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस रखी हुई है, खाली रेसिस्टेंस है, आप उससे कुछ भी करवा के वजन उठवा नहीं सकते, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो रेसिस्टेंस है आपके पास, वो वजन नहीं उठा सकते, पर अगर बैटरी है आपके पास तो वो वजन उठा सकती है। बैटरी से आप मोटर जोड़ो, ठीक है, वजन उठेगा, ठीक है। तो बैटरी से मतलब वर्क निकल रहा है पर रेसिस्टेंस के अंदर वर्क जा रहा है, ये चीज क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो पावर यानी वर्क डन पर सेकेंड, ये आ गया वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। उसके बाद हमारे पास शाफ्ट वर्क है, शाफ्ट घूम रही है, ठीक है। टॉर्क जो आप अगर आप लगा रहे हो शाफ्ट पे टॉर्क, देन द टॉर्क इज टी, और अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ओमेगा, तो जो पावर होगा दैट विल बी टी इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक है। या फिर 2 पाई एन टी बाय 60, अभी बताया था ना ओमेगा 2 पाई एन बाय 60 होता है, ठीक है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई एन टी बाय 60 इज इक्वल टू टी ओमेगा। ये चीज समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पावर का फॉर्मूला, ठीक है, ये आ गया पावर का फॉर शाफ्ट वर्क। उसके पास
स्टीयरिंग वर्क, ठीक है। स्टीयरिंग वर्क क्या होता है, आपने जरूर कभी पानी के अंदर चीनी घोली होगी शिकंजवी या वो स्वीट लेमन बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने चीनी डाली पानी के अंदर, नमक डाला, आप घोल रहे हो, ठीक है। सो दैट्स स्टीयरिंग वर्क, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आप उसे घुमा रहे हो, अप्लाइंग सम टॉर्क, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो ना एक मधानी होती है, ठीक है, उसे इस तरह से करके मतलब हम चलाते हैं। अभी क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो स्टरर ही बोलेंगे शायद उसको, मतलब इट इज सिंपली अ स्टिक, ठीक है। और नीचे बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं उसके, आप ऐसे ऐसे पकड़ के उसे लाते रहोगे, दूध में से मक्खन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लेंडर ब्लेंडर या जो भी है, चलो ठीक है। तो उस केस में मतलब वर्क कितना होगा, दैट विल बी टी इंटू ओमेगा, यही वाला फॉर्मूला चलेगा उसके अंदर, यही वाला सेम, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपको बता रखा होता है कि कितने एंगल से घूमना है, कितने एंगल से, तो पावर की जगह आप सीधा वर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगल टर्न। जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ऐसे टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय कितने एंगल से वो घूम रहा है, विद थीटा इट इज इन रेडियंस, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लो वर्क। फ्लो वर्क भाई ये तो कुछ चीज ना जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्लो वर्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फ्लो वर्क बेसिकली क्या होता है, क्या ये बेसिकली दिस इज द वर्क इम्पार्टेड बाय एनी ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए दिस इज माय सिस्टम, ठीक है। अब यहां से फ्लूइड अंदर जा रहा है, P1 प्रेशर है एंड V1 इज द वॉल्यूम जो अंदर जा रहा है, V1 इज द वॉल्यूम, या फिर dV1 कह लीजिए, dV1 इज द वॉल्यूम जो अंदर जा रहा है। प्रेशर कितना है P1, dV1 इज द वॉल्यूम जो अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अब कितना वर्क एसोसिएटेड होगा जो अंदर जा रहा है सिस्टम के, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पर एक पिस्टन इमेजिन करना है, इमेजिन करने एक पिस्टन। अब पानी अपने आप तो जा नहीं रहा होगा, कोई उसे भेज रहा है, कौन भेज रहा है, पीछे जो यहाँ पर फ्लूइड है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से जो पानी है वो अंदर जा रहा है। तो मैं एक प्रेशर, एक पिस्टन इमेजिन कर रहा हूँ, पिस्टन, ठीक है, पिस्टन इमेजिन कर रहा हूँ। प्रेशर है P1, एरिया है A1, तो कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है P1 A1, समझ आ रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का या पाइप का जिसमें से फ्लूइड अंदर जा रहा है, दैट्स A1, प्रेशर है P1, तो कितना फोर्स कितना लग रहा होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और इमेजिन कीजिए जो पानी है वो हल्का सा dl डिस्टेंस मूव करता है, जो पानी है वो हल्का सा dl डिस्टेंस मूव करता है, मूव करता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, P1 A1 into dl1, so that will be d bar w, ये चीज क्लियर हो रही है, यहाँ तक ये चीज समझ आ रही, ठीक है। सो दैट विल बी डी बार डब्ल्यू, ये वर्क डन होगा। अब अगेन यहाँ पर अगर आप A1 dl देखेंगे तो ये क्या होगा, P1 dV1, ठीक है। P1 क्या है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, और dV1 ये क्या है, दिस इज द वॉल्यूम जो फ्लूइड का अंदर जा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे मास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P1 स्मॉल v1 इंटू dm1, जहां पर स्मॉल v1 क्या है, इट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, समझ आ रहा है, ठीक है। तो जब भी dm1 मास किसी ओपन सिस्टम के अंदर जाता है, अंदर जाता है, तो ऐसे में जो वर्क डन है वो कितना होगा, दैट विल बी P1 V1 dm1, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। अगर आप पूछे कि वर्क डन पर यूनिट मास कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट मास कितना होगा, ठीक है, तो dm1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइडेड बाय dm1 इज इक्वल टू P1 V1, ये चीज, ठीक है। तो पर यूनिट मास कितना वर्क डन होगा जब पर यूनिट 1 यूनिट मास अंदर जाएगा, दैट विल बी P1 V1, ठीक है। और यहां से ये मास बाहर अगर कोई मास बाहर निकल रहा है तो कितना वर्क डन बाहर निकलेगा, P2 स्मॉल v2, ठीक है। दिस इज वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है। P क्या है, प्रेशर एट दिस पॉइंट, V क्या है, ये स्मॉल v है, स्मॉल v, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दिस पॉइंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, समझ आ रहा है। गौर करिएगा, सिस्टम के अगर अंदर फ्लूइड जा रहा है तो यानी कि सिस्टम एक तरह से कंप्रेस कर रहे हैं, हम धक्का मार रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, तो ये जो वर्क है ये नेगेटिव होगा जब फ्लूइड अंदर जा रहा है, और जब फ्लूइड बाहर निकल रहा होता है देन द वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम,
समझ आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओपन सिस्टम वर्क जो है, जो हमारा फ्लो वर्क जिसे हम बोलते हैं, फ्लो वर्क जिसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम के लिए, ठीक है, दैट इज सिंपली P मल्टीप्लाइड बाय V, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज द वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है, या प्रेशर इनटू सीधा कैपिटल V कर दो, ठीक है, चक्कर ही खत्म, टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है? तो मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आ गया हमारा फ्लो वर्क आ गया। उसके बाद अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अगर आप किसी वायर को, ठीक है, आप वायर टेंशन टी अप्लाई कर रहे हो, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन क्या होगा? इज इक्वल टू टेंशन अप्लाई कर रहे हो और डीएल लेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वायर का, तो वर्क डन क्या होगा? टेंशन फोर्स इंटू डिस्टेंस, टी इंटू डीएल। अब यहाँ पर क्या होगा? माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि आप वायर के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। अगर 1 से लेकर 2 तक अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे इंटीग्रेट करके 1 से 2 तक टोटल वर्क निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं पर सरफेस टेंशन है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन और डीए इज द इंक्रीज इन एरिया, देन सिमिलरली द वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है। अगेन आप सिस्टम पे काम करें तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये खैर ये वाले जो फॉर्मूले हैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है, पर जो ये स्टरर वाला था फॉर्मूला, ठीक है, और शाफ्ट वाला था, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक वर्क वाला जो है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, आप देखोगे ये चीज़। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। अब आता है मेरे ख्याल से चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ठीक है, एंड दैट इज फ्री एक्सपेंशन विद जीरो वर्क ट्रांसफर। फ्री एक्सपेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, और आप देख लेना, ये आपसे वाइवा में पूछा जाएगा या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है, कि जब एक गैस फ्रीली एक्सपैंड करती है, अभी फ्रीली एक्सपैंड करना क्या होता है? दिस इज द एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, ठीक है, मतलब आपके पास ये एक वेसल है एंड देयर इज अ पार्टीशन, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है, बीच में एक पार्टीशन है। अब अगर आपने पार्टीशन हटा दिया तो गैस जो है वो सीधा सारे में फैल जाएगी, तो ध्यान, इसे दैट्स कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, और इसके साथ जो एसोसिएटेड वर्क है दैट्स कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन वर्क, और उसकी वैल्यू 0 होती है। अब ये ना वाइवा में बड़ा पूछा जाता है कि अगर गैस ऐसे एक्सपैंड कर दिया अगेंस्ट अ वैक्यूम तो वर्क डन कितना होगा और क्यों होगा, ठीक है, ऐसा क्यों होगा? तो सबसे पहली चीज तो ये कि वर्क डन इस केस में हमेशा याद रखिए दैट्स इक्वल टू 0 होता है। अब उसके लिए मतलब आप 3 केसेस बना सकते हैं, 3 रीजन बना सकते हैं। क्या? सबसे पहली चीज तो ये, मतलब मैंने आपको बताया कि वर्क बेसिकली बाउंड्री फिनोमेना है। अब वर्क डिफाइन कैसे होता है कि आपने सिस्टम किसे माना है, पहली चीज तो ये। अगर आप गैस और वैक्यूम को दोनों को अगर आप एक कंबाइंड सिस्टम मान रहे हो, मतलब ये जो पूरा वेसल है आपका, अगर ये पूरा वेसल जो है, अगर ये पूरा वेसल जो है, इफ इट इज अ सिस्टम, अगर ये सिस्टम है मतलब गैस और वैक्यूम, इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ डॉटेड बना देता हूँ, वो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर गैस और वैक्यूम दोनों एक कंबाइंड सिस्टम है तो जब आप पार्टीशन हटाएंगे तो गैस वैक्यूम की जगह ले लेगी। पर गौर करने वाली बात यह कि सिस्टम की बाउंड्री की जो भी कुछ हो रहा है सिस्टम की बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और जब भी सिस्टम की बाउंड्री को कुछ क्रॉस नहीं कर रहा तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज वर्क डन इज अ बाउंड्री फिनोमेना। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर आपने गैस और वैक्यूम दोनों को एक कंबाइंड सिस्टम माना है तो उस सिचुएशन के अंदर, मतलब क्योंकि अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है, गैस ने वैक्यूम की जगह ले ली पर बाउंड्री को तो क्रॉस नहीं करी, ठीक है, तो वर्क डन दैट्स इक्वल टू 0। अब कई बार क्या होता है कि सर, मतलब बच्चे में जब क्लास में मतलब ये चीज़ें बताता हूँ तो स्टूडेंट का एकदम से रिएक्शन होता है कि सर क्यों ना हम गैस को सिस्टम मान लें, कि जो गैस है दिस इज अवर सिस्टम, ठीक है। अब जब आप पार्टीशन हटाएंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और आपने मतलब अभी हमें पढ़ाया था कि जब गैस एक्सपैंड करती है वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वर्क इज बीइंग डन, ठीक है। तो ऐसा सोच सकते हैं पर ऐसा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इनिशियली गैस का वॉल्यूम कम है, जब पार्टीशन हट जाएगा तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि बीच में मतलब
आपको इनिशियल स्टेट मालूम है, आपको फाइनल स्टेट मालूम है, पर बीच का जो प्रोसेस है दैट्स नॉट क्वाजिस्टेटिक, वो क्वाजिस्टेटिक नहीं है, ठीक है। अब तो इस वजह से आप जो इंटीग्रल ऑफ पीडीवी वाला जो फॉर्मूला है वो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि एकदम से धाड़ देके गैस पूरे उसमें एक्सपैंड कर जाएगी, ठीक है। यू नो द इनिशियल स्टेट, यू नो द फाइनल स्टेट, पर बीच में क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है यू डोंट नो, ठीक है। एज ए रिजल्ट मतलब आप ये जो फॉर्मूला है ये लगा नहीं सकते। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो फिर अब सब बच्चे सर को जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जनरली मतलब हम जैसे और ट्रबल शूट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या आता है कि एक ये एनालॉजी आती है कि सर बहुत सारे पार्टीशंस लगा दो, बहुत सारे। आप पहले एक पार्टीशन हटाओ, गैस थोड़ा एक्सपैंड करेगी, फिर दूसरा पार्टीशन हटाओ, गैस और एक्सपैंड करेगी। तो इस बार जो गैस है, ठीक है, वो धीरे धीरे एक्सपैंड करेगी, एंड यू नो, आपको पता होगा कि बीच में क्या पाथ फॉलो हुआ है, ठीक है। तो राजी, इससे पहले कि हम और दिमाग लगाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई काम करते हैं, व्हेनेवर अ वर्क इज परफॉर्म्ड, इट इज बेसिकली परफॉर्म्ड अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मतलब बेसिकली किसी कंपटीशन के अगेंस्ट आप लड़ रहे हो, ठीक है। तो या फिर मतलब एक सिंपल उसमें कहूँ कि मैं आपसे चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सरफेस है बिल्कुल स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है, उसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, आपने उसे हिलाया, ठीक है, ठीक है, हिलाया आपने, तो वो यहां से खिसक के यहां चला गया। अब नाउ द थिंग इज, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसे हिलाने के लिए फोर्स कितना चाहिए, जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है ना। मतलब मेरे को पता है आप कहोगे कि वो मास एक्सेलरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें मतलब, ठीक है, पर वैसे ही बोले कि यहाँ से यहाँ तक आया है, फ्रिक्शन नहीं है, तो फोर्स अप्लाइड मतलब इट इज़ जीरो, ठीक है। अगेन इसमें बहुत सारे लोचे होंगे, पर अभी चलो अभी उस डिटेलिंग में नहीं जा रहे कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स वार्स मतलब कोई ऑपोजिशन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक मतलब आप इसको आराम से पहुंचा सकते हो बाय अप्लाइंग ऑलमोस्ट जीरो फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो मूव किया पर फोर्स तो लगी नहीं, क्योंकि कोई ऑपोजिशन था ही नहीं, ठीक है ना। अब ऑपोजिशन था ही नहीं तो वर्क डन क्या है, जीरो है। ये चीज आपको समझ आ रही, तो इस बात को समझिए कि जो वर्क है वो किसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट होता है, कोई चीज उसको रेसिस्ट करती है तब वर्क परफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्योंकि वैक्यूम है, कोई रेसिस्टेंस ही नहीं, तो वर्क किसके अगेंस्ट होगा मेरे भाई, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट मतलब ध्यान रखना कि फ्री एक्सपेंशन का जो केस है उसके अंदर जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, जब कोई रेसिस्टेंस कोई ऑपोजिशन नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक है दैट्स टोटल वर्क। अब एक्चुअली क्या चीज़ है कि आप देखोगे थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर कि बहुत सारे मतलब गीजर में पानी गर्म हो रहा है और पता नहीं पिस्टन को वो सिलेंडर को गर्म कर रहे हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें रेसिस्टेंस लगी हुई है, करंट अंदर आ रहा है और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको कभी पैनिक नहीं करना, आप सारे वर्क जो है वो इंडिविजुअली निकाल लीजिए। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एक्सपैंड कर रहे हैं, आप उसका वर्क डन निकाल लीजिए। करंट अंदर जा रहा है, आप वो वर्क निकाल लीजिए, ठीक है। अगर वो करंट अंदर जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर आप नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें, हीट तो खैर वो एक अलग अगले सेशन में बात करूंगा उसके बारे में। तो आप वो सारे वर्क डन जितने भी आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन में, स्टीयरिंग वर्क है, शाफ्ट वर्क है, आप सब निकाल लीजिए और सबको जोड़ दीजिए कंसिडरिंग प्रॉपर साइन मानते हुए, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, आपका जो नेटवर्क डन है वो आ जाएगा, ठीक है। साइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस करोगे ना तो पता लग जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको मेरा ये सीरीज, आपको नीचे रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, ठीक है। और पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स, सभी नोट्स, समरी लेक्चर्स वगैरह सब कुछ आपको मेरी मोबाइल ऐप, मेरी वेबसाइट, मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे फेसबुक चैनल, सब जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम फेसबुक पे थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिल रहा है, यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। और जो मेरा वेबसाइट है, जो मेरा मोबाइल ऐप, उस पर पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में, बहुत ही बेसिक से मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। फ्रेंड्स जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, पहले लाइक कर दो, नीचे कमेंट डाल दो प्लीज। तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।
तीसरे सेशन में मिलेंगे, आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ओके।